हेलो जी। वेलकम, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और त्योहारों का ये मौसम आपका बहुत अच्छा जा रहा होगा। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रो मैथ्स मेंटर हेमंत सर में। कैसे हैं आप सब? क्या आप कॉपी पेन लेकर तैयार हैं? अगर हैं तो फटाफट से आ जाइए। हम पिछली वीडियो में, अगर हमारे साथ आप क्रम से हैं तो हम पिछली वीडियो में हमने परसेंट लेसन चालू किया था और उस पर हमने एक चैप्टर, दो चैप्टर किए हैं। बहुत अच्छा रहा है, शानदार रहा है। हमने कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे जोर दिया, कुछ क्वेश्चन करके हमने अपने कॉन्सेप्ट को कंसोलिडेट किया। आगे मैं आपको कुछ ऐसे मिले जुले प्रश्न दिखाना चाहता हूं जिससे आप कॉन्सेप्ट को और ज्यादा बिल्ड कर पाएंगे। आराम से चलिए और प्रश्नों का आनंद लीजिए। ठीक है, चलिए आ जाएं। सबसे पहला सवाल आज के जंग का पहला सवाल आपके लिए। चेक करिए। यदि एक्स वाई से 30% कम है और जेड वाई से 50% कम है, यदि x y से 30% कम है और z y से 50% कम है, तो z x से कितने प्रतिशत कम है? इन सवालों का उद्देश्य केवल आपको परसेंट के नेचर को सिखाना है। अभी मैं आपको 10-15 ऐसे, मतलब एक लेसन आपको ऐसे कराने वाला हूं जिसमें आप परसेंट में पूछे जाने वाले वेरियस प्रश्न को देखोगे और केवल एक चीज समझने की कोशिश करिए ना कि जो हमने पीछे कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है, बेसिक तो हमने बहुत सारा पढ़ा, तो वो जो कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है उसे हम सवालों में किस तरीके से अप्लाई करते हैं। फिर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के द्वारा ढेर सारे आपको क्वेश्चन करा दूंगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से चले, बिना परेशान हुए। चलिए देखिए, इफ x is 30% less to y and y is 50% less to and z is 50% less than y। ठीक है, x 30% less than y and z 50% less than y। ठीक है, यानी दोनों की तुलना किससे की जा रही है? y से की जा रही है। तो अज्यूम आपको किसको करना होता है? याद रखिए, ऐसे किसी भी सवाल में, तुलनात्मक सवाल में, आप हमेशा उस चीज को माने, कुछ भी जो भी मानना है उस चीज को माने जो सबका केंद्र बिंदु है। जैसे देखो, यहां एक्स वाई जेड तीन तरह के वेरिएबल हैं। अब कह रहा है कि एक्स जो है वो वाई से कम है, समझ में आ गई बात, और जेड भी वाई से कम है, यानी दोनों की तुलना वाई से की जा रही है, तो हम वाई को ही मानेंगे। क्या मानेंगे? बहुत आसान होगा, अगर आप वाई को 100 मान लें। मानना है तो कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने वो अप्रोप्रिएट आंसर माना है, मतलब उस तरीके से हम चीजों को मानना चालू करेंगे जिससे हमारा प्रश्न हल हो जाए बहुत आसानी से। अब आप आराम से केवल देखिए कि अगर हमने y को 100 मान लिया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x क्या है? 30% लेस देन y। x y से 30% कम है, 30% कम है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। जैसे मैंने कहा कि y से 30% कम, y से 30% कम x है। अगर मैं किसी चीज को 30% कम कर दूं तो वो 70% हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, तो मुझे किसे कम करना चाहिए? y को। क्यों? क्योंकि y से 30% कम x है, यानी y से 30% कम करें, यानी y का 70%, y का 70%। ये क्या कह रहा है कि y का 70% कौन है? x है। y का 70% x है, यही कथन ये कह रहा है। अगर y से x 30% कम है, यानी y का 70% x है। ठीक हो गया? तो y का 70%, अगर y को मैंने 100 माना है, अब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि 100 मानने में मुझे क्या फायदा होता है। अगर मैंने y को 100 माना है तो 100 का 70%, 100 का 70% क्या हुआ? 70 हुआ। इससे आसानी से x की वैल्यू निकल गई, बहुत आसानी से x की वैल्यू निकल गई, हाँ या ना? इसीलिए 100 मानने में हमें फायदा है। आगे देखो, z इज 50% लेस देन y, और ठीक इसी तरीके से z y से कितना छोटा है? 50% छोटा है। जैसे x 30% छोटा था तो हमने क्या किया? 100 में 30 कम करके y से कैलकुलेट कर लिया। ठीक इसी तरीके से अगर z 50% छोटा है तो 100 में 50 कम करके हम y से तुलना कर लेंगे। यही करना है। यानी हम सिंपली क्या समझते हैं कि अगर z y से 50% कम है, यानी z की वैल्यू क्या हो गई? z की वैल्यू क्या हो गई? हाँ या ना? हाँ या ना? अगर आप कहेंगे हाँ, तो अब सवाल पे चलते हैं। ये सारी चीजें तो उसने मुझे बताई थी, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, उसने ऑलरेडी बता रखा था। अब प्रश्न सुनो, तो z x से कितना कम है?
जेड एक्स से कितना कम है? आप कहेंगे सर 20 कम है। मगर उसने क्या पूछा है? कितना प्रतिशत कम है। क्या पूछा है? कितना प्रतिशत कम है। ध्यान दीजिएगा, अब जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे उनका यूज। सबसे पहले कितना कम है। अब आप अपने आप से प्रश्न पढ़ के बताओ किससे कम है। एक्स से कम है, यानी यहां वैल्यू किसकी रखी जानी चाहिए? एक्स की रखनी चाहिए, हाँ या ना? यहां वैल्यू किसकी रखनी चाहिए? एक्स की रखनी चाहिए। तो अगर मैं x की वैल्यू यहां रखूं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/7। और आपने पहले ही जान रखा है, आपने पहले ही जान रखा है कि 1/7 की वैल्यू क्या होती है? 2/7 की क्या होगी? 14 दूना 28। खत्म प्रश्न, प्रश्न खत्म। जीडी के 2019 में पूछा गया प्रश्न है। क्या यह इतना ही सरल प्रश्न था? ये तो मैंने आपको समझाने के लिए केवल यहां बना दिया। मुझे इतनी ही चीजें बनानी थी कि y को मैंने 100 मान लिया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x y से 30% कम है तो x की वैल्यू 70 हो जाएगी। z y से 50% कम है तो z की वैल्यू 50 हो जाएगी। तुलना करें तो x z से 20 ज्यादा है। मगर जब प्रतिशत में ये बात निकालेंगे तो सबसे पहले हम सेंटेंस पढ़ेंगे कि किसका किससे पूछ रहा है। और आप पिछला चैप्टर जाकर देखिएगा, मैंने इस पर आपको प्रॉपर समझा रखा है कि रेफरेंस जरूरी होता है। तो यहां पर मुझे क्या पता चला कि x से चेक करना है। मुझे बहुत परेशान नहीं होना है, मैं वर्डों को पकड़ूंगा, मेरा काम बन जाएगा। जिसके साथ से वर्ड लगा हो वही डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये मेरी फ्रैक्शन क्या हो गई? 2/7, यानी z x से कितना कम है? 2/7। इसका परसेंटेज में कन्वर्जन क्या होगा? बहुत आसानी से हमने कर लिया, क्योंकि हमें 1/7 की वैल्यू याद थी। हमें 1/7 की वैल्यू याद थी, नहीं याद थी? पिछला चैप्टर जाइए, देखिए, याद करिए। और 2 का गुना करना था तो पहला ही वर्ड मुझको क्या मिल गया? 28, जो कि किसी वर्ड में नहीं था, केवल एक वर्ड में था। तो किस्सा खत्म। क्या सवाल में ज्यादा समय लगाना था? क्या सवाल में ज्यादा समय लगाना था? धीरे धीरे आप इन चीजों को समझेंगे तो आपकी समझ बन जाएगी। जैसे मुझसे किसी ने कहा कि x y से 20% कम है। बहुत आसान है, x y से 20% कम है, यानी मैं तुरंत y को जिसके साथ से लगेगा वही हमारा मेन रेफरेंस होता है, तो उसी को तुरंत 100 मान लो। और अगर y को 100 मान लिया तो x y से कम है। कितना कम है? ये 100 मानने पर क्या अच्छाई होती है कि जब हम 100 का 20% निकालेंगे तो 20 ही आएगा। तो 100 को 20 कम कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? खत्म खेला। दूसरी चीज क्या कर सकते थे? x y से 20% कम है तो 20% की आप फ्रैक्शनल वैल्यू देख लो, ठीक है? तो मैंने आपसे क्या बताया था? किससे? y से। तो जिससे वर्ड लगा रहता है वो डिनोमिनेटर होता है, यानी ये कौन है? y है। ये क्या है? इतना कम है। तो x क्या होगा? 5 में 1 कम कर दो, 4 हो जाएगा, हाँ या ना? सवाल देखो, सवाल देखो, मैं आपको समझाता हूं इस सवाल पर। ये बात आपको समझ में आई कि एक्स वाई क्या हो जाएंगे? y 5 होगा तो x 4 हो जाएगा। अगर इसी चीज को मैं आपके पिछले सवाल पर अप्लाई करना चाहूं, जैसे क्या कहा कि x y से 30% कम है। ध्यान से समझिएगा, पहले आप क्या करिए, आप 30% को फ्रैक्शन में बदल लीजिए, और जो डिनोमिनेटर है उसे किसे मानेंगे? जिससे तुलना कर रहे हैं, y मानेंगे। और ये क्या है? ये 30% है, यानी यही इतना कम है। तो x क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, हाँ या ना? x क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। दूसरा कथन क्या कहता है कि z y से कितना कम है? z y से 50% कम है। तो आप फटाफट क्या करिए, 50% की फ्रैक्शनल वैल्यू दिमाग में बना लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये y है, इतना कम है, तो z क्या हो गया? z क्या हो गया? सॉरी, z क्या हो गया? अगर y 2 है और 1 कम करना है तो z क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी बहुत सीधी सी बात थी कि एक्स वाई में क्या रेशियो निकल रहा है। इन्हीं चीजों को जो बच्चा जल्दी जल्दी समझने लगेगा, बिना पेन के इनको करने लगेगा, उसी का मैथ तेज हो जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं, अभी हम धीरे धीरे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे, ठीक है? तो एक्स और वाई का मेरे भाई यहां पर रेशियो क्या आया? एक्स का 7 आया, वाई का आया 10, ठीक है? ठीक है।
और यहां देखो, यहां y का z से रेशियो निकालो। y की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है। अब आपने अगर रेशियो लेसन मुझसे पढ़ा है या कहीं भी पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि अगर x इज टू वाई और y इज टू z दिया हो और मुझे x इज टू वाई इज टू z लिखना हो तो मैं क्या कर सकता हूं, आराम से इन दोनों को एक साथ करूंगा। मगर आप देखेंगे कि y यहां 10 है, यहां 2 है, तो इसको भी 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 का गुना। तो ऊपर नीचे दोनों जगह करेंगे तो क्या होगा, 10:5। क्या हो जाएगा, 10:5। अब देखो, x की वैल्यू 7, y की 10, यहां y की 10, z की 5। अगर मैं साथ में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, 7, 10 और 5। हाँ या ना, हाँ या ना मेरे भाई। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू कितनी है, z x से कितना कम है, कितने पे कम है, इसी की वैल्यू हो जाएगी। हाँ या ना। अब सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। दरअसल ये सवाल जितना बड़ा दिखाई दे रहा है, बच्चे जो जानते हैं पहले से और आप भी धीरे धीरे जान लीजिए कि जब ये चीजें आपको आने लगेंगी तब इनके लिए पेन नहीं चलाना पड़ता बेटा, ये तुरंत समझ में आ जाते हैं। तो बच्चा सीधे से ये और ये रेशियो लिखेगा, तुलना करेगा और वैल्यू निकालकर खत्म। उसको बस 2/7 दिखा नहीं कि उसने आंसर टिक किया, उसको 2/7 दिखा नहीं कि उसने आंसर टिक किया। ठीक है, तो इस तरीके की अप्रोच हमको धीरे धीरे डेवलप करनी है। उम्मीद करता हूं आप बात को समझ पाए होंगे। स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके लिए, पढ़ लें एक बार, अगर जरूरत है वीडियो पॉज करें, 1 सेकेंड, 30 सेकेंड, 50 सेकेंड जो भी लगे आप लगाइए, देखिए। 1 सेकेंड में तो नहीं हो पाता है, तो बोलने वाली बात है। पढ़ लिया होगा आपने। चलिए अब हम देखते हैं। आपने पढ़ना है, आपने अपने से इसे लगाकर देखना है, अपने अप्रोच लगानी है। उसके बाद देखना है हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजों पर अलग अलग अप्रोच अच्छे होने चाहिए हमारे। अगर दो लोगों का अप्रोच अलग होता है सवाल पे लगाने का, दैट मीन्स दे आर लर्निंग, वो पढ़ रहे हैं। कॉपी पेस्ट पढ़ाई नहीं होती, सीखना पढ़ाई होती है। ठीक है, तो इफ x इज 80% लेस देन y, if x is 80% less than y, then y is how much percent less than x। यहां मोर होगा। ठीक है, अगर x y से 80% कम है, अगर x y से 80% कम है तो y x से कितना ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए बहुत आसान है। इफ y सॉरी इफ x इज 80% लेस टू y, देन y, तुलना y से हो रही है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको समझना जरूरी है। x इज लेस, दैट्स गुड, बट फ्रॉम हुम, y, जिससे तुलना करनी है उसी को 100 मानो। और अगर 100 माना तो इससे 80% कम करेंगे तो y क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा। अगर y को 80% कम करेंगे तो x आ जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि x y से 80% कम है। अब y इनसे कितना ज्यादा हुआ, किससे, अब आगे देखो किससे पूछ रहा है, tan x, यानी यहां किसकी वैल्यू होगी, x की होगी। क्या कहेंगे इसको हम, 4, यानी 400%। या तो सवाल में कुछ गड़बड़ी है। x y से 80% कम, फिलहाल तो हम जितना सुधार सकते हैं वो हमने सुधारा, और इसके अकॉर्डिंग 400% आंसर आएगा आपका। कुछ स्प्रिंटिंग हो गई होगी, हो जाती हैं छोटी मोटी चीजें। आगे चलते हैं। यदि एक संख्या का 40% उसके 60% से 30% कम है,
किसी संख्या का 40% उसके 60% से 30% कम है, तो उस संख्या का 20% क्या होगा? यह मेरा प्रश्न है। संख्या का 20% बताना है, संख्या का 20% बताना है, ठीक है। और यहां पर थोड़ा सा सुधार करना है। यदि एक संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, यदि एक संख्या का 40% उसके 60% से 30 कम है, तो संख्या का 20% क्या होगा? ठीक है, चलिए कर लिया प्रश्न नोट। यदि एक संख्या का 40% उसके 60% से 30%, 30 कम है, 30 कम है, एक संख्या का 40% है और एक संख्या का 60% है, उसी संख्या का 40 और 60, ठीक है। तो ये तो पता है कि 60% 40% से कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है कि नहीं है? इन दोनों में अंतर कितने का है? 20%। और इस 20% की वैल्यू कितनी दी गई है? खत्म सवाल? क्या सवाल खत्म? एक संख्या का 40% उसी संख्या के 60% से 30 कम है। जैसे देखो मेरे पास 100 हो, तो 100 का 40% क्या होगा? 100 का 60% क्या होगा? इनका अंतर क्या होगा? 20 होगा। चलिए मैं ट्रेडिशनली भी सवाल को आपको समझा देता हूं, थोड़ा देखिए। मान लिया वो संख्या x है, मान लिया वो संख्या क्या है? x है। तो x का 40%, x का 60%, x का 40% क्या होगा? x का 60% क्या होगा? सवाल ने कहा कि ये है, ये छोटा है, तो सबको पता है, तो बताने की जरूरत नहीं है। मगर सवाल ने क्या बता दिया? कितना छोटा है। सवाल ने क्या बता दिया? कितना छोटा है। अब 3x/5 में से अगर 2x/5 निकालें तो क्या आएगा? x/5। और x/5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो x की वैल्यू क्या हो गई? तो इसका 20% क्या होगा? अगर आप ट्रेडिशनल लगाते हैं तो इस क्रम में ऐसे चले जाइए। मगर मेरे भाई इस सवाल की औकात इतनी ही बड़ी थी। यही अंतर होता है सवाल लगा पाने में और कॉम्पिटिटिव नेचर के सवाल को उसके घर में घुस के मारने में। आप चीजों को सरल कर पाएंगे जब आप कॉन्सेप्ट मजबूत रखेंगे। ठीक है, बहुत सरल सवाल था। आगे आ जाइए। What % ऑफ ए डे इज 45 मिनट? 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? 45 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? एक दिन में कितने घंटे? अगर 3-3 के सेगमेंट में बांट दूं तो कितने सेगमेंट बनेंगे? इतनी बात तय है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और अगर मैं 3-3 घंटे के सेगमेंट में इसको बांटूं तो कुल 8 सेगमेंट बनेंगे। चलिए ये बात एक जगह हो गई। अब 45 मिनट का दूना क्या होता है? 1.5 घंटा।
और 1.5 घंटे का दूना क्या होता है? 3 घंटा। ये दिमाग में आया? इसका मैंने दूना किया और फिर इसका दूना किया, यानी मैंने इसका 4 गुना किया। इसका मैंने क्या किया? 4 गुना किया। अगर मैंने इस संख्या का 4 गुना किया तो 3 घंटा आया। तो 3 घंटा 45 मिनट का क्या है? 3 घंटा 45 मिनट का कितना प्रतिशत है? सॉरी, मुझे उल्टा प्रश्न बोलना है। 3 घंटे का चौथाई हिस्सा ये है, यानी 3 घंटे का कितना प्रतिशत ये है? अगर 45 मिनट 3 घंटे का चौथाई हिस्सा है, ये करना नहीं होता, ये सारी चीजें दिमाग में हो जाती हैं। केवल हमें सोचना है कि 3 घंटे का चौथाई हिस्सा 45 मिनट होता है। किसी का चौथाई हिस्सा ना उसका 25% होता है। किसी का चौथाई हिस्सा उसका क्या होता है? 25% होता है। ठीक है। और खुद 24 घंटे का 1/8वां हिस्सा 3 घंटा होता है, यानी 12.5%। और यह इसका 25% है, तो यह इसका क्या हुआ? यानी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 12.5% का 25% कितना होता है? मुझे सवाल बनाना था, अदरवाइज मैं इसको सीधे मिनट में बदलकर काम खत्म कर देता। फिलहाल आराम से बताइए भाई। 3 घंटे का ये 25% है, और 3 घंटा खुद 24 घंटे का क्या है? 1/8। और 1/8 की वैल्यू क्या होती है? बस बच्चा बच्चा जानता है। तो यानी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 12.5% का 25% कितना होता है कि नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल। यानी मैं पूछ रहा हूं 1/8 का 1/4 क्या होगा? आप कहेंगे सर 1/32। क्या होगा मुन्ना? 1/32। क्या किसी भी बालक को 1/32 का परसेंटेज वैल्यू याद है? किसी भी बच्चे को, एनी बच्चा कैन टेल। किसी भी बच्चे को 1/32 का परसेंटेज वैल्यू याद है? चलो छोड़ो, 1/16 का बता दो। 1/8 तो मैंने यहां लिख दिया है, 1/16 का बता दो। बहुत अच्छे, 1/16 का। अब बता दो 1/32 का। 1/32 का बता दो। बहुत अच्छे, आंसर क्या हुआ? खत्म प्रश्न। क्या प्रश्न खत्म? अगर आप इतना सोच पाते हैं तो बात खलास। खलास, प्रश्न नहीं लगाना पड़ेगा। वैसे अगर आपके दिल में यह तमन्ना है कि मैं लगाकर देखना चाहता हूं, तो आप 24 घंटे का 45 मिनट से तुलना करना चाहते हैं, तो इसलिए इसको भी 60 का गुणा कर दें। तो एक दिन में कुल कितना मिनट होता है? इतना मिनट। एक दिन में कुल इतना मिनट होता है, तो 45 मिनट इतने मिनट का क्या हिस्सा है? एक बटा 32, यानी 3.125। खत्म सवाल। खत्म सवाल। मगर यहां एक सवाल अच्छा बना है, इस पर भी ध्यान दीजिए। ये पूछता है, अक्सर ये डायरेक्ट प्रश्न पूछता है
कि 20% का 25% कितना होगा, 10% का 20% कितना होगा, तो वो चीजें भी आप आराम से कर पाए। ठीक है मेरे भाई, ओके डन। सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आप चाहें तो इसको घंटे में भी बदल कर सकते हैं ना, जैसे 24 घंटे थे रहने दो, 45 मिनट बराबर 2/3 घंटा, 45 मिनट बराबर 2/3 घंटा, तो 2/3 की 24 से तुलना करना है तो 2/3 गुने 24 हो जाएगा, कट गया 12, 1/32, यानी इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 3.125%। ठीक है, जैसे मर्जी वैसे कर लो आप, जैसे मर्जी वैसे आप कर लो मेरे भाई, ओके। चलिए बहुत अच्छे, आगे आ जाइए। अगला सवाल आपके लिए बहुत शानदार सा तैयार है, फटाफट से अटेम्प्ट करिए इस सवाल को। अब थोड़ी स्पीड हम बढ़ाएंगे अपनी, हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे ताकि हम आपको शानदार प्रश्नों से मुलाकात करवा पाए। आ जाए मेरे भाई। ए और बी के बीच चुनावी मुकाबले में, अब आप ये मत सोचिएगा कि हम टाइप वाइज अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम टाइप वाइज नहीं पढ़ रहे हैं। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि पिछले 2 चैप्टर्स में मैंने आपके कॉन्सेप्ट बढ़िया बिल्ड करवाए हैं, हर कॉन्सेप्ट पर छोटी से छोटी चीज पर खूब बात करी है। तो मैं इसीलिए देख रहे हैं कि मैं बहुत नॉर्मल जेन्युइन प्रश्न लेकर आ रहा हूं जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और मुझे केवल इतना डेवलप करना है कि क्या आप हर परिस्थिति में परसेंटेज के नेचर को पकड़ पा रहे हैं। जब आप ये कर लेंगे तो मैं आपको फिर टाइप वाइज के स्तर से सवाल भी करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर भी करवा दूंगा, और लेटेस्ट पूछे गए प्रश्न भी करवा दूंगा। मेरा उद्देश्य है कि इस एक सेशन को परसेंटेज के खत्म कर लीजिए, परसेंटेज में कोई दिक्कत ना रह जाए। तो अभी ये वार्म अप के तरीके का है, आप इसको करते चलिए आराम से आराम से, बहुत कॉमन आधार पे सोचना है, एक नॉर्मल मनुष्य की तरह समझना है, और परसेंटेज के दांव पेच सीखने हैं। ठीक है, ए और बी के बीच चुनावी मुकाबले में ए 480 मतों के अंतर से जीत जाता है। यदि ए को कुल मतों का 70% प्राप्त होता है तो कुल वोट कितने हैं। देखो भाई, एक चीज तय हो गई, क्या एक चीज ये तय हो गई कि इलेक्शन में 2 ही कैंडिडेट हैं, ए और बी, सारे वोट इन्हीं दोनों में बटे हैं, हाँ या ना। चलिए ठीक है, अब अगर ए 70% वोट पाता है तो बचा हुआ वोट यानी 30% वोट कौन पाएगा, बी पाएगा। तो पक्का है कि ए ज्यादा वोट पा रहा है, ए जीत जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो ए बी से कितना वोट ज्यादा पा रहा है, ए बी से कितना वोट ज्यादा पा रहा है, हाँ या ना। ए बी से कितना प्रतिशत वोट ज्यादा पा रहा है। क्या इसी 40% की वैल्यू 480 दी गई है, पढ़िए ध्यान से। ए 480 मतों के अंतर से जीता है, तो जितना वोट ज्यादा पा रहा है उसी से जीता है, यानी 40% की वैल्यू ही 480 हुई, हाँ या ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ सर, क्लियर है। तो मुझे कुल वोट बताने हैं। जब मैंने कुल वोट 100% माने थे तभी मैंने ए को 70 तो बी को 30 दिया, यानी 100% वोट कुल वोट हैं। अगर 40% वोट 480 हैं, यहां देख लीजिए, अगर 40% वोटों की वैल्यू 480 है और मैं इसमें 2.5 का 2.5 का गुना करूं, अब आपको ये याद होना चाहिए कि 2.5 चौके 100 होता है, तो 100% बन हो जाएगा। यानी मुझे यहां भी क्या करना है, 480 में 2.5 का गुना करना है। 480 में 2.5 का करना है, तो ध्यान दीजिए, 48 दूना 96, खत्म, बहुत ज्यादा है ये। और 48 का आधे में गुणा यानी 240, 960, 240, कितना हो गया, खत्म किस्सा। 480 का 2.5 में करना है, तो मेरे भाई आप मत परेशान हो, आप इसे क्या करें,
आप इसे क्या करें, इन्हीं चीजों में हमें टेक्निक लगाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, ये हमारे दिमाग में होनी चाहिए। क्या 2.5 का मतलब क्या होता है, पहले किसका किससे रिलेशन है ये भी तो पता लगना चाहिए। 2.5 का मतलब होता है मेरे भाई 5/2, और 2 से अगर मैं 480 को काटूंगा तो क्या आ जाएगा 240, 24 पंचे 120, ऑप्शन नंबर 2। खत्म सवाल, खत्म सवाल मेरे लाल। क्या इतना ही सरल था, क्या इतना ही आसान था इस सवाल को लगाना? कैप्चर कर लीजिए, आज्ञा दीजिए आगे चले। चलिए देखिए क्या कह रहा है सवाल। एक मोटरसाइकिल का मूल्य हर साल 4% कम हो जाता है। अगर इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपया है तो 2 साल बाद इसका मूल्य क्या होगा? ये केस है सक्सेसिव, फिलहाल तो एक केस है सक्सेसिव डिक्रीजमेंट का, लगातार घटोत्तरी। एक सक्सेसिव इंक्रीजमेंट भी होता है जिसको चक्रवृद्धि कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं इनको समझिए। सक्सेसिव यानी मेरे मोटरसाइकिल का दाम मान लो 100 रुपया था, अब वह 4% कम होगा तो क्या हो जाएगा 96% हो जाएगा। अगर ये 4% कम होगा तो कितना हो जाएगा 96% हो जाएगा। और फिर ये 4% कम होना चाहे तो मैं इस पर 4% काउंट करके इसको 92 नहीं लिखूंगा। सक्सेसिव का मतलब है कि पहले साल 4% कम हुआ, अब नई वैल्यू ये है, अब मुझको इस वैल्यू से लेना लादना है। अब कम होगा तो इस पर 4% कम होगा, तो 96 पर 4% कम होना यानी 96 का क्या करना 96% निकालना। अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो तो कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि 100 का मैंने 96% निकाला तभी मुझको 96 मिला था। मुझे कहां से मिला कि 100 को 4% कम करने पर 96 आता है? जब मैं किसी चीज को, जैसे मैंने पिछले सवाल में भी बताया था कि मैं 30% कम करता हूं तो मैं 70% कैलकुलेट करता हूं, ठीक इसी तरीके से अगर मैं किसी चीज का मूल्य 4% कम करता हूं तो मैं 96% कैलकुलेट करता हूं। तो फिर आगे ही मैं ये काम करूंगा। ठीक है, आगे भी मैं यही काम करूंगा। तो अब ध्यान दीजिए, सवाल ने इस 100 की वैल्यू यानी इस बाइक का मूल्य कितना दिया है? हाँ या ना, हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल। अगर मैं 4 की वैल्यू निकालना चाहूं तो 100 में 25 का भाग कर दूं 4 आ जाएगा, तो यहां 25 का भाग करूंगा तो यहां भी 25 का भाग करना पड़ेगा। आप करेंगे, कर दीजिए। 25 तिया 75, कितना आ गया 3000। 4 की वैल्यू क्या आ गई? अब आपके दिमाग में बात आएगा सर 4 की वैल्यू क्यों निकाले, अभी मैं समझाता हूं आराम से। ठीक है, तो 96 का जब आप 96% निकालने जाएंगे तो ये दोनों जीरो छोड़ के यहां दशमलव लगा दीजिए, यानी आपको 96 का 96% निकालना है। एक तरह से आपको 96 का स्क्वायर निकालना है। अब इन्हीं जगहों पर काम आता है हमारा कैलकुलेशन ट्रिक। जिन भी बच्चों ने हमारा कैलकुलेशन का वीडियो देखा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो फटाफट से जाकर देख लेंगे। अगर मैं 96 का स्क्वायर निकालने जाता हूं तो मैं चेक करता हूं कि 96 100 से कितना कम है। आप कहेंगे 4 कम है, तो वो 4 मैं 96 में से सब्सट्रैक्ट कर दूंगा और 4 का स्क्वायर क्या लिख दूंगा 16, और 4 का स्क्वायर क्या लिख दूंगा 16 लिख दूंगा मेरे लाल। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहां 2 अंक पर दशमलव लगना था, लग गया, लग गया। आप कहेंगे सर बिल्कुल लग गया, देख लीजिए लग गया ना, बिल्कुल लग गया। यानी आपको अब बाइक की मूल्य कितनी देनी है
92.16%। कितनी देनी है? 92.16%। 92.16% को मैं क्या लिख सकता हूं? हाँ या ना? लिख सकता हूं। क्या इस 4 की वैल्यू 3000 है? क्या 46 दुना? कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? आंसर मिसमैच है। बहुत समझाने में गलती हो जाती है। डिक्रीजमेंट ही तो किए हैं यार। क्या हो गया तेरा वादा, ये कसम, ये इरादा। देखते हैं। चलिए फिलहाल तो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था कि अभी बाइक का मूल्य मेरा 100 रुपए है, 4% कम करने पर 96 हो जाएगा, और फिर 4% करने पर ये 92.16 हो जाएगा। इतनी चीजें तो आपने समझ ली थी पिछले चैप्टर में। ये चीजें तो आपने समझ ली थी मेरे भाई। और सवाल में 100 की वैल्यू क्या दी गई है? 75,000 दी गई है। कितनी दी गई है? 75,000। तो एक की वैल्यू क्या होगी? 750। वही चीज मैंने वहां भी लिखा था, 4 की वैल्यू तो 3000 होनी है। अगर एक की वैल्यू 750 होगी तो 92.16 की वैल्यू क्या होगी? 92.16 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, चलो चेक कर लो। ठीक है, 4% की वैल्यू 3000 हुई। हम्म। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? मैंने बताया, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं इसे 4 × 23.04 लिख सकता हूं। तो 4 की वैल्यू शायद मैंने 4000 रख दी थी, ये छोटी सी एक मिस्टेक हो गई। 4 की वैल्यू मैंने वहां 4000 रख दी होगी, इसी से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। वैसे भी आप लगाते, जहां 4 की वैल्यू हमने 3000 मान रखी थी, इसीलिए मान रखी थी कि मुझे पता था कि हम आगे चल के इसको 4 के फैक्टर में तोड़ सकते हैं। अगर आप ऐसे भी करना चाहें तो आप इस चीज को ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी मेरे बाइक की मूल्य 100 रुपए थी, 4% का अवमूल्यन होने के पास वो 96 रुपए हुई, फिर 4% का अवमूल्यन हुआ तो 92.16% हो गई। अगर 100% की वैल्यू 75,000 है तो 1% की वैल्यू 750 होगी, और अगर 1% की वैल्यू 750 है तो 92.16 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 92.16 गुणे 750, 69120। हाँ या ना? बोलिए, क्या आप बिल्कुल तैयार हैं? चलिए, दूसरा तरीका इस सवाल को यह लगाने का था कि अगर 4% का अवमूल्यन हो रहा है तो सक्सेसिव इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट निकालने का यह तरीका होता है, जैसे यहां x की वैल्यू क्या रखनी है? -4। क्यों माइनस? क्योंकि अवमूल्यन हो रहा है, कम हो रहा है दाम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा?
-4 -4 -8 और -4 -4, ये क्या हो जाएगा +16, +16/100 यानी 0.16। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -7.84। ठीक है, यानी इतना कुल कमी हो जाएगी। अगर 4% के दर से हर वर्ष कमी हो रही है तो 2 वर्षों में कुल कमी कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। तो यानी 100 में कितने की कमी हो जाएगी, चेक करिए, क्या यही 92.16 बनता है, हाँ या ना। तो यानी हमको इतने की वैल्यू निकालनी है। अब 100 की वैल्यू क्योंकि 75,000 दी गई थी, तो यहां से हमने एक की वैल्यू 750 निकाल ली और इसकी वैल्यू 750 में गुना करके पता कर ली। ठीक है, बिल्कुल। आप मल्टीप्लाई कितना जल्दी कर सकते हैं, क्या आंसर अज्यूम कर सकते हैं, इन सारी चीजों को आप बेहतर समझ पाएंगे अगर आप हमारा कैलकुलेशन का वीडियो देखेंगे। ठीक है, ठीक है ना। यहां पर देखो 9 को छोड़कर 6 2 8 1 9 को छोड़ देता, यानी मुझे पता चल गया कि जो आंसर आएगा उसका डिजिट सम क्या होगा, 9 होगा। आराम से देखिए, 9 6 2 8 1 9, डन। इसका देखो 7 2 9 1 10 आ रहा है, इसका 6 आ रहा है, इसका भी 9 आ रहा है। तो ऐसी जगहों पर अब ये तो क्लियर है कि ये आंसर इसका आउटकम तो नहीं लग रहा है, तो इसलिए यहां थोड़ी सी बुद्धिमानी लगाएंगे और आंसर हमारा डन हो जाएगा। कैलकुलेशन के वीडियो में जाइए, शायद मैंने भी डिजिट सम का चैप्टर नहीं जोड़ रखा है, मैं जोड़ देता हूं उसको। ठीक है, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक तो जुड़ गया होगा। जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय मैंने कैलकुलेशन में नहीं जोड़ रखा है। चलिए आगे आ जाइए, आगे आ जाइए सवाल पर। आराम से सवाल को समझिए मेरे भाई, सवाल को इत्मीनान से समझिए। सवाल क्या कह रहा है, फटाफट से पढ़ लीजिए सवाल को एक बार। यदि एक आयत के प्रत्येक पक्ष को यानी प्रत्येक डायमेंशन को 11% से कम कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना घट जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि एक आयत है 100/10 का, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपको पता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। तो मान लेते हैं आयत की लंबाई 100 है, चौड़ाई 10 है, तो उसका आउटकम क्या हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आप लंबाई चौड़ाई दोनों को एक जैसा भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्षेत्रफल क्या होगा, ओके। अब अगर मैं लंबाई को यानी प्रत्येक दिशा को 11% कम करना है, और अगर मैं इसको 11 कम करूं, 100 को 11 कम करूं तो कितना हो जाएगा, और इस 100 को भी 11 कम करूं तो कितना हो जाएगा। अब इनका आउटकम क्या आएगा, 89 का स्क्वायर, 89 का स्क्वायर क्या होता है, फटाफट से चेक करिए, 89 का स्क्वायर कितना होता है। अब कह रहा है उसका क्षेत्रफल कितना घट जाएगा। पहले ये बताइए कितना कम हो गया। भाई पहले लंबाई चौड़ाई दोनों 100-100 थी तो क्षेत्रफल था 10,000। अब सवाल ने कहा कि दोनों को 11-11% कम कर देंगे, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 7921। तो घटेगा कितना, 10 में से 1 गए, 9 में से 2 गए, 9 में से 9 गए, और 9 में से 7 गए। इतना घट गया, इतना घट गया मेरे भाई, इतना घट गया। कितने में से घट गया,
परसेंट कैसे बनाते हैं, याद रखिए, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट एक्चुअल में हम 100 का ऊपर नीचे गुना करके बनाते हैं। फिलहाल तो हम इसको निगलेक्ट ही समझते हैं, मगर ऐसी परिस्थितियों में इनकी याद आ जाती है, क्योंकि अगर आप यहाँ इनको नहीं याद करेंगे तो आप यहाँ ढेर सारी गलती करेंगे। क्योंकि इस 100 को तो हम प्रतिशत बना लेते हैं, इसको तो हम टच नहीं करते, और इस 100 का 2 जीरो इससे कट गया और 2 जीरो के कारण यहां 2 दशमलव लग गया, तो आंसर क्या हो गया 20.79%। आंसर क्या हो गया मेरे भाई 20.79%। बहुत आसानी से लग गया सवाल। बिल्कुल इस तरीके से सवाल लग जाएंगे अगर आप थोड़ा सा अपना अप्रोच क्या करेंगे, हमारे साथ दुरुस्त रखेंगे। ठीक है, यहां चीजों को मैं बहुत इत्मीनान से समझाने की इसलिए कोशिश करता हूं क्योंकि अगर मुझे महसूस है अगर टीचर, डॉक्टर या ड्राइवर ये जल्दीबाजी में पड़ गए, अगर ये जल्दीबाजी में आए तो इसका मतलब है सवारी को भारी नुकसान पहुंच जाएगा। आप इत्मीनान से चीजों को समझिए। मैं केवल आपको अभी परसेंटेज का दांव पेच सिखा रहा हूं कि परसेंटेज को अप्लाई करना कैसे है। लेट एक्स माना एक्स, भूल जाओ, एक्स को भूल जाओ, बिल्कुल तरीके से भूल जाओ। ठीक है मेरे भाई, आ जाइए फटाफट से, आइए अगले सवाल पे। आप देख रहे हैं ये ऐसे ही कोई लतीफा नहीं लिखा हुआ है, ये सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं और बिल्कुल माइक्रो सेकंड में इनको उड़ाना मैं आपको सिखा रहा हूं। ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है, आप आंसर ले आइए, सब सही है। ऋचा म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए, 10,000 करोड़ रुपए का निवेश करती है। ये गड़बड़ दिख रहा है। ऋचा इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड अ सम ऑफ रुपीज 559968 विच इज 19% ऑफ हिज एनुअल इनकम। ये कहां से आ गया 10 करोड़? इसके हिंदी की वर्डिंग गड़बड़ है मेरे भाई, आप इस पर ध्यान ना दें, मैं हिंदी इंग्लिश के वर्डिंग को हिंदी में समझा दे रहा हूं। रीचा इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इन अ सम ऑफ रुपीज 559968। रीचा 55,968 रुपया, रीचा 55,968 रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, जो कि यानी ये पैसा उसके इनकम का 19% है। ऋचा की इनकम का 19% है, तो उसकी मंथली इनकम कितनी है? अगर यह किसी के कुल इनकम का 19% है, 55,968 रुपया 19% है, तो पूरी सैलरी क्या होगी महीने की? हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो अगर मेरे भाई 19% की वैल्यू ये है, तो आप फटाफट से 1% की वैल्यू निकालिए। कैसे निकलेगा? दोनों पक्षों में 19 से भाग कर दीजिए। 19 में 19 से भाग करेंगे, 1 आएगा। 1% की वैल्यू हमको चाहिए, यहां आइए 19 से भाग करिए। आप कहेंगे 19 दूना 38, ये दिख नहीं रहा है मगर यहां 4 से चालू हुआ है ऑप्शन, और ये 3 से चालू हुआ है। लगभग यही ऐसे देखिए, अगर वो दिख रहा होता तो मैं ज्यादा कंसोलिडेट करता, अभी मैं नहीं कर पा रहा हूं। और अगर वो 4 होता तो ये 2 देखकर ही मुझे आंसर टिक कर देना है। आगे चलिए, 19 दूना 38, बचा कितना? 17, 179, 179। ठीक है, चलिए 19 के टेबल में देखिए 179 कहां है? 9 बार जाएगा क्या? 9 बार जाएगा क्या? 171। चलिए अब भी कितना बचा? अब भी कितना बचा मेरे भाई? 8 बचा। 19 चौक, देखो अगर यहां 8 बचेगा
तो 86 होगा। ठीक है, देखो जब कटने में दिक्कत होती है तो लगता है ये डबल 9 है मेरे भाई, यहां डबल 9 है, मैंने सिंगल 9 लिख दिया था। मैं फिर से क्लियर कर दूं, रीचा अपने इनकम का 19% यानी 55998 अर्न करती है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, इतना रुपया वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है, तो 1% की वैल्यू इसके क्या हो गई, 55998 बाई 19, 19 दूना 38, 17 बचा, 9 बार गए, 171, 171, 8 बचा, 19 चौक 76, 89 था, कितना बचा आप फटाफट से बताइए। ठीक है, 136, 136 कितने बार जाएं, कम से कम 7 बार जाएं, 133, 133, 19 दूना, 1% की वैल्यू क्या निकल के आई, 1% की वैल्यू क्या निकल के आई, 100% की वैल्यू क्या होगी, ये उसकी 100% इनकम हुई, और ये इन्वेस्टमेंट उसके एनुअल इनकम का 19% था। एनुअल मतलब वार्षिक, उसकी वार्षिक कमाई का, देखिए वार्षिक कमाई का 19% इतना है, तो कुल वार्षिक कमाई कितनी हुई, हाँ या ना, हाँ या ना मेरे भाई, बिल्कुल। तो आपको मंथली इनकम बताना है, तो मंथली इनकम कैसे बता पाएंगे, 12 दूना कितना बचा, 12 चौके, खत्म सवाल, खत्म सवाल मेरे भाई, हाँ या ना।